कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अगली सुबह दानिश और किसी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और दोनों ही शांति से अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कुछ ही देर में दानिश का ब्रेकफास्ट हो जाता है और वो उठकर जाने लगता है। तभी वो मुड़कर किसी की ओर देखता है जो आराम से अपना खाना खा रही थी और उसे देखकर कहता है, आज इवनिंग में मैं कार भेजूंगा, रेडी रहना। किसी थोड़ी शॉक में, लेकिन लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? दानिश, डू व्हाट आई से, डोंट आस्क टू मच क्वेश्चंस। किसी, ऑल राइट। उसके बाद दानिश चला जाता है। वही आज लंदन का मौसम कुछ खास नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं भी चल रही थी, मगर किसी को क्या, वो तो आराम से सो रही थी। किसी अभी सो ही रही थी कि उसके कमरे में आयशा जी आ जाती हैं और उसे देखकर, हे भगवान, कितनी आलसी लड़की है, अभी तक सो ही रही है। आयशा जी किसी के पास आकर उठाने लगती हैं। किसी, उठ जाओ, सर ने कब की कार भेज दी है और तुम हो कि सो ही रही हो? किसी नींद में, सोने दो ना आंटी। आयशा जी, चुपचाप उठ जाओ किसी। तुम्हें पता है दानिश सर के कितने फोन आ चुके हैं मुझे? किसी दानिश का नाम सुनते ही उछलकर बेड पर बैठ जाती है और कहती है, आप मुझे पहले नहीं उठा सकती थी? अब पता नहीं वो राक्षस मेरा क्या करेगा। आयशा जी, तुम दानिश सर को राक्षस बोल रही हो? किसी, नहीं, मैं अपने होने वाले पति को राक्षस बोल रही हूँ। आयशा जी, रेडी हो जाओ जल्दी से, कार वेट कर रही है तुम्हारा। कुछ मिनट बाद किसी, आयशा जी, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। किसी, थैंक यू। उसके बाद किसी रूम से बाहर जाती है और मेन हॉल से होते हुए बिला के बाहर आ जाती है, जहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी। उसके बाहर ही ड्राइव खड़ा था जो कृषि का वेट कर रहा था। ड्राइवर बहुत ही पोलाइटली तरीके से कार का गेट खोलता है और किसी अच्छे बच्चे की तरह कार में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद गाड़ी चलने लगती है और किसी बाहर के नज़ारे देखने में बिजी थी। जैसा कि आज लंदन का मौसम काफ़ी तूफानी था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अभी सिर्फ शाम के 6 बजे थे, लेकिन मौसम को देखकर लग रहा था जैसे रात के 8 बज चुके हों, क्योंकि काले बादलों की वजह से अंधेरा हो गया था। सड़कों पर ना के बराबर ही कोई इंसान मौजूद था। ऐसे ही कुछ समय में कार रुक जाती है। कार का ड्राइवर बाहर निकलता है और एक अम्ब्रेला के साथ और जा करके किसी के साइड का डोर ओपन करता है। किसी थोड़ा नर्वस थी, क्योंकि ये सब उसके लिए पहली बार ही था। अभी इतना ही हुआ था कि किसी देखती है कि सामने एक बहुत बड़ा मॉल था, जहाँ से लगभग यहाँ के सारे सेलिब्रिटीज शॉपिंग करते हैं। कार ड्राइवर किसी को आगे चलने को बोलता है तो किसी आगे चलने लगती है। वो लोग मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दानिश खड़ा हुआ था, किसी से फोन पर बात कर रहा था। दानिश जैसे ही किसी को देखता है तो किसी अपनी नजरें झुका लेती है। वहीं दानिश कार ड्राइवर को जाने का इशारा कर देता है और वो चला जाता है। कुछ मिनट्स बाद दानिश की कॉल खत्म होती है तो वो किसी से कहता है, लेट्स गो। किसी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चली जा रही थी। कुछ देर बाद दोनों ब्राइडल सेक्शन के बाहर रुकते हैं। नाम पढ़ते ही किसी समझ जाती है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। सेक्शन के बाहर ही कुछ लड़कियां खड़ी हुई थी। वो लोग दानिश और किसी का वेलकम करते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। कुछ देर बाद उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हॉट कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट जैसा बहुत कुछ आ जाता है और वहीं किसी के सामने एक से बढ़कर एक कलेक्शन डाले हुए थे। तभी उनमें से एक ड्रेस को उठाते हुए दानिश कहता है, इसे पहन कर आओ। किसी का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो चली जाती है, क्योंकि वो इस टेबल को फालतू में गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। कुछ समय बाद दानिश किसी को देखते हुए, कुट, अब ये वाली ड्रेस ट्राई करो। किसी दूसरी ड्रेस लेकर के फिर से चेंजिंग रूम में चली जाती और कुछ देर बाद ऐसे ही दानिश ने काफ़ी सारी ड्रेसेस किसी को ट्राई करने को कहा। ये सारी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद किसी अब तक थक चुकी थी, क्योंकि एक तो एक ये इतनी हैवी थी कि क्या ही बताएं, और ऊपर से इन्हें पहनाने में 3 से 4 लड़कियों की जरूरत पड़ती थी। ड्रेसेस की थकान साफ साफ किसी के चेहरे पे दिखी जा सकती थी। इसलिए दानिश ने इस सबको यहीं रोका और एक अच्छी सी ड्रेस किसी के लिए सिलेक्ट की और उसकी फिटिंग चेक करने के लिए किसी को भेज दिया।
दानिश अभी वहीं बैठा हुआ था। वो अपने फ़ोन में किसी की पिक्चर्स देख रहा था जो उसने चुपके से खींची थी जब किसी ने ये अलग अलग ड्रेसेस पहनी थी। सच बताऊं तो दानिश को किसी हर ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही थी, मगर दानिश किसी को हर ड्रेस में देखना चाहता था, इसलिए इतनी सारी ड्रेसेस उसने किसी से ट्राई करवाई। उसका मन तो ये सोच रहा था कि किसी गाउन में कितनी सुंदर लगती है तो वो 60 नाइटीज में कैसी लगेगी। उसका मन तो था कि वो 2-4 नाइटीज खरीद ले यहाँ से, मगर अभी इन सब के लिए उनका रिश्ता इतना भी अच्छा नहीं है, इसलिए उसने ये बात छोड़ दी। शॉपिंग करने के बाद दानिश और किसी वापस घर आ जाते हैं और सब साथ में डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अब बस इंतजार था तो कल का, क्योंकि कल ही शुभ दिन था जब किसी और दानिश की शादी होने वाली है। अगली सुबह किसी का कमरा, रात भर किसी सो नहीं पाई क्योंकि उसे आज की चिंता थी। उसने हाँ कह तो दी थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे। पता नहीं दानिश उसके साथ ऐसा बिहेव करने वाला है और पता नहीं वो कब दानिश से आज़ाद हो पाएगी। किसी फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर आती है तो उसने एक रेड कलर की फ्रॉक पहनी थी। वो फ्रॉक पहने हुए किसी नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट के लिए। आज मेंशन में तैयारियां चल रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि अब उनके मालिक की शादी है तो तैयारियां तो चलेंगी ही। हर तरफ तैयारियां हो रही थी, जिन्हें देखकर किसी को समझ आ रहा था कि आज उसकी शादी होकर के ही रहेगी। तभी आयशा जी आती हैं और किसी से कहती हैं, उठ गई बेटा तुम, चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद कुछ स्टाइलिस्ट आने वाली हैं तुम्हें तैयार करने के लिए। किसी कुछ नहीं कहती है, बस हाँ में सिर हिला देती है। आयशा जी उसके सामने ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं और वो खाने लगती हैं। किसी का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, मगर फिर भी वो थोड़ा बहुत ही खा लेती है। कुछ देर बाद आयशा जी के कहे अनुसार स्टाइलिस्ट आ गई थी और कृषि को एक रूम में ले करके रेडी कर रही थी। वहीं कृषि बेमन से तैयार हो रही थी। मेंशन का गार्डन बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया था। दानिश ने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। अपनी मैरिज पर सिर्फ अपनी दादी और घर के सर्वेंट्स और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स। दानिश का कोई दोस्त था नहीं तो उसे कि अपनी शादी में बुलाए। कुछ समय बाद सब कुछ रेडी था, बस इंतजार था तो सिर्फ हमारी प्यारी सी ब्राइड के आने का। जी हाँ, दानिश वहीं खड़ा हुआ था ब्लैक कलर के टॉक्सिडो से में। वो बिल्कुल कमाल लग रहा था। कुछ देर बाद आयशा जी के साथ किसी आती है जो सच में किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। दोनों आकर स्टेज पर खड़े हो जाते हैं प्रीस्ट के सामने। वहीं प्रीस्ट अपने मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और फिर कहते हैं, मिस्टर दानिश ओबराय, क्या आप मिस क्रिस्का मल्होत्रा को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? दानिश, हाँ। प्रीस्ट, मिस क्रिस्का, क्या आप मिस्टर दानिश ओबराय को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? क्रिस्का, हाँ। प्रीस्ट, आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। यू बोथ में किस नाउ। जैसे ही प्रीस्ट ये बोलते हैं तो मानो किसी के ऊपर तो पहाड़ टूट गया था। उसे पता तो था कि ये रिचुअल होगी, मगर सबसे सामने दोनों को कैसे किस कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो इस टेबल राक्षस को किस नहीं करना चाहती थी। वहीं दानी धीरे से किसी के पास बढ़ता है और उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लेता है। और इसके बाद जो होने वाला था उसके लिए किसी ने अपनी आंखें जोरों से बंद कर ली। वहीं दानिश ने आगे बढ़कर उसके फॉरहेड पर किस किया। जैसे ही दानिश के होठों का स्पर्श किसी ने अपने माथे पर किया तो उसकी बॉडी में जैसे करंट दौड़ गया हो। ये किस उसे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और प्रोटेक्टिव लग रही थी, जैसे दानिश उसको इनडायरेक्टली बोल रहा हो कि वो उसकी हमेशा हिफाजत करेगा। किसी तो बस दानिश को देखती ही रह गई। उसे अब समझ आ रहा था कि दानिश इतना भी बुरा नहीं है। आयशा आंटी ठीक कहती थी। ये सोच के किसी के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे जल्दी ही वो छुपा भी लेती है। ऐसे ही कुछ समय बाद दोनों ने कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाए और उसके बाद सबने साथ में मिलकर खाना खाया। दोपहर के 3 बजे दानिश और किसी की शादी हो चुकी थी। इस वक्त कुछ मेड्स किसी का सामान दानिश के रूम में रख रही थी। वहीं किसी ज़्यादा थक जाने के कारण सो गई थी अपने खुद के रूम में ही। वहीं दानिश अभी घर पर नहीं था, वो ज़रूरी कॉल की वजह से बाहर चला गया था। ऐसे ही दिन निकल गया और रात हो गई। रात में किसी ने जल्दी से खाना खाया और दानिश के रूम में चली गई, क्योंकि अब वही उसका रूम है। ऐसा आयशा जी ने उसे समझाया था और ये भी कहा कि अब वो दानिश के साथ उसके रूम में ही रहे।
रात के करीब 11 बजे दानिश कार से बाहर आता है और अपने बड़े से मेंशन के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि अंदर हॉल में सर्वेंट्स खड़े हुए थे, जिनके चेहरे पर इस वक्त पसीना ही पसीना था। वहीं कुछ गार्ड्स भी वहाँ जो उनसे कुछ पूछ रहे थे। जैसे ही उन सब ने दानिश को आते हुए देखा तो सब शांति से अपनी जगह गर्दन नीचे करके खड़े हो गए। दानिश, क्या हो रहा है यहाँ? बॉडीगार्ड एक, बॉस, वो मैम भाग गई। दानिश ने जैसे ही ये सुना, उसकी काली आंखें लाल हो गई, उसके हाथों की मुट्ठियां बंध गई। मेंशन के गेट धड़ाम से खुलते और दानिश घसीटते हुए किसी को अपने साथ लेकर आ रहा था। वहीं हॉल में ही मौजूद बाकी लोग यानी कि सर्वेंट्स लाचारी से किसी को देख रहे थे। वहीं आयशा जी भी खड़ी थी, जो कि आंखों में आंसू लिए किसी को देख रही थी। उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो दानिश को रोक सके। वहीं दानिश, जिसकी आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी गुस्से से, उसके शरीर में से जो इसे ज्वाला निकल रही हो, उसे काफी गुस्सा आ रहा था किसी के ऊपर। मतलब वो इस लड़की को नॉर्मल ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहा था, वहीं ये लड़की बस भागे जा रही थी। उसने इस लड़की की गलती को अब बहुत इग्नोर कर लिया था, लेकिन अब और नहीं। आज वो इस लड़की को अच्छा खासा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर इस घर से भागने के ख्वाब सपने में भी नहीं देखेगी। कृषि, बेचारी कृषि, वो तो रोने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब उसे अपने भागने के फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा था। काश वो ना भागती तो उसे ये सब ना ही देखना पड़ता। हॉल में ही बने एक रूम में, जो शायद स्टोर रूम था, दानिश उसी रूम में जाता है और वहां रखी एक लोहे की चेन को उठाकर किसी के दोनों हाथों को बांध देता है। वो चेन दीवार में घुसी हुई थी, तो उसे तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। किसी, प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज। दानिश किसी की चेन पकड़ते, ये सब तुम्हें भागने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम ना भागती तो अभी यहाँ नहीं होती, बल्कि ऊपर कमरे में आराम से सो रही होती। किसी, मैं अब कभी नहीं भागूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। दानिश, बिल्कुल नहीं, तुम दोबारा भागो, इस बार तो तुम्हें सिर्फ इन चैनों से कैद किया है। अगली बार भागी तो तुम्हारे दोनों पैरों को तोड़ के रख दूंगा, और इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर कभी नहीं होगा। किसी बस रोती ही रहती है, क्योंकि अब कुछ भी बोलेगी कोई नहीं सुनेगा, और ये डेविल तो बिल्कुल नहीं। दानिश रूम से बाहर आता है और रूम को लॉक कर देता है। हाल में आकर दानिश, कोई भी इस कमरे के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए, वरना उसका अंजाम क्या होगा वो तो मैं भी नहीं बता सकता। स्टोर रूम में, जहाँ किसी इस वक्त कैद थी, किसी बैठी हुई अपने हाथों को देख रही थी जो चैन से बंधे हुए थे। उसके बेतहासा आंसू गिर रहे थे। तभी किसी के दिमाग में कुछ देर पहले हुई बातों का ध्यान आने लगता है। कुछ घंटों पहले जब किसी अपने कमरे में सो रही थी, तब आयशा जी उसके पास आई और उसे नींद से जगाते हुए बोली कि वो अब उठ जाए और दानिश के रूम में जाकर सो जाए, क्योंकि अब वही उसका रूम था। किसी का जाने का तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। वहीं किसी जैसे ही रूम में बाहर पहुंचती है तो देखती है कि तो अंदर दो सर्वेंट थी, जो शायद उसका सामान इस रूम में रख रही थी। वो दोनों आपस में बात कर रही थी कि उनकी बातें कुछ ऐसी थी। सर्वेंट एक, तुझे क्या लगता है बॉस ने उस लड़की से शादी क्यों की? सर्वेंट टू, अब वॉइस बात है यार, वो कितनी खूबसूरत है और सर को खूबसूरत लड़कियों की बहुत कदर है। सर्वेंट एक, ये तो सही कहा। तुझे याद है वो ईसा कितनी खूबसूरत थी, सर की फेवरेट थी। सर्वेंट टू, थी क्या? अभी भी फेवरेट है सर की। आई एम श्योर सर अभी उसी के पास होंगे। सर्वेंट एक, हाँ, सर के भी मजे हैं, दिन में ईसा, रात में कृषिका। सर्वेंट टू, हाँ ये तो है। सर्वेंट एक, लेकिन मुझे तो कृषिका के लिए डर लग रहा है, कहीं उसकी हालत भी ईसा जैसी हुई तो। ईसा जैसी हालत मतलब? तुझे नहीं पता? उस दिन जब सर और ईसा हम बिस्तर हुए थे, तो ईसा की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी, और अगली सुबह बेचारी चलने की हालत में भी नहीं थी। और सब हमने ये बिस्तर साफ किया तो इस पर खून की नदियां बही थी। उस रात तो मेरे अरमान भी जाग रहे थे यार। सर्वेंट, क्या ये सब उस कृष्णा के साथ होगा? और क्या, सर की बीवी है और इतनी खूबसूरत भी तो है, सर तो उसे रोज ही खाएंगे। और यही सब सुनते ही किसी का दिमाग हो गया खराब और वो भाग गई। फ्लैशबैक एंड। रात धीरे धीरे कर बीत रही थी, जहाँ किसी ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी, तो वहीं दानिश ने भी 2-4 सिगार के पैकेट खत्म कर दिए थे। उसे भी चैन नहीं आ रहा था कि उसने किसी को
वहाँ ऐसे बंद कर दिया है। मगर वो मजबूर था क्योंकि ये लड़की उसकी कोई बात नहीं मानती थी, बस अपने मन की करती थी। अगर उसने उसे अभी सबक नहीं सिखाया तो ना जाने और वो कितनी बार उसे ऐसे ही छोड़कर चली जाएगी। अगली सुबह आज का मौसम बहुत अच्छा था, मगर किसी को क्या पता कि आज का मौसम कैसा है, क्योंकि वो तो चार दीवारों में बंद थी। वहीं दानिश आज सुबह जल्दी उठ गया था। उसने पहले जॉगिंग की, फिर 1 घंटा जिम में बिताया, उसके बाद फ्रेश होकर के नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चला गया। उस बड़े से मेंशन के बड़े से डाइनिंग एरिया में इस वक्त दानिश अकेला ही ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके पीछे काफ़ी सारे सर्वेंट्स नजरें झुकाकर खड़े थे। तभी मेन डोर से एक आदमी के साथ दानिश की दादी इंटर करती है। दानिश उन्हें देखकर थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि वो कभी भी इतनी सुबह सुबह उसके घर नहीं आई थी। दानिश उठकर अपनी दादी के पास चला जाता है और उनका हाथ पकड़ के हॉल में लगे सोफे पर बैठा देता है। दानिश, आपने ब्रेकफास्ट किया? दादी, मैंने भी ब्रेकफास्ट किया और तुमने भी, लेकिन कोई है जिसने नहीं किया है। दादी इनडायरेक्टली क्रिस्का की बात कर रही थी। दानी दादी की बात समझती, दादी प्लीज। दादी, दानिश, कब बदलोगे तुम? कितने बेदर्द इंसान हो। उस मासूम बच्ची को तुमने इतनी बड़ी सजा दी। क्या यही संस्कार दिए तुम्हें हमने? दानिश, आपको मेरी गलती नजर आ रही है, मगर उसकी गलती? बीवी है वो मेरी, तो उसे मेरी बीवी होने की तरह बिहेव करना चाहिए, ना कि बच्चों के जैसे भागना चाहिए। दादी, देखो दानिश, ये सब जो हो रहा है ना, ये सब बहुत नया है उसके लिए। एक तो उसके खुद के माँ बाप ने उसे धोखा दे दिया, और ऊपर से तुम अचानक से उसकी जिंदगी में आ गए, जिसे वो ढंग से जानती नहीं पहचानती नहीं, उससे उसकी शादी हो गई। बताओ, क्या जानती है वो तुम्हारे बारे में? तुम्हारा पूरा नाम तक तो उसे पता नहीं होगा, और मुझे अच्छे से पता है तुमने कभी उससे ढंग से बात करने की कोशिश भी नहीं की होगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उसे जानना बेहद जरूरी है, जो कि मुझे पता है कि तुम सही वक्त आने पर उसे बताओगे। लेकिन तुम्हारे इन सब कामों से वक्त को तुम बद से बदतर बनाते जा रहे हो उसके लिए। दानी दादी, आप समझ क्यों नहीं रही? ये सब जरूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो कल के दिन पर फिर भाग जाएगी। दादी, ये तुम बोल रहे हो दानिश? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो कोई कैदी नहीं है जिसे तुम जोर जबरदस्ती से खुद के पास रख सकते हो। पत्नी है वो तुम्हारी, उसे प्यार से समझाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस गुस्से के चलते उसे खो दो हमेशा के लिए। दानिश, ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। दादी, आयशा, पिलर के पीछे खड़ी हुई आयशा, जो कि दादी ने देख लिया था, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया। आयशा जी बाहर आई। दादी, मेरा काम इसे समझाना था, जो कि मैं कर चुकी हूँ। अब ये अपना बेहतर मुझसे ज़्यादा जानता है। आयशा जी, हाँ। उसके बाद दादी उस एक सर्वेंट के साथ वापस चली जाती हैं। वहीं आयशा जी भी चली जाती हैं। दानिश वहीं हाल में खड़ा था। उसके कानों में उसकी दादी की बातें गूंज रही थी कि अगर किसी को उसने हमेशा के लिए खो दिया तो। दानिश ये सोच भी नहीं सकता है, पता नहीं उसे क्या सूझा, और वो दौड़ कर गया उसी रूम के बाहर जहाँ कृषि थी। उसने जल्दी से रूम अनलॉक किया तो देखा सामने जिया फर्श पर सिकुड़ कर लेटी हुई थी। शायद सो रही थी या बेहोश हो गई थी, भगवान जाने। दानिश किसी के पास जाकर उसकी चेन्स खोलता है और उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले आता है और आराम से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद दानिश बालकनी में चला जाता है, अपनी पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है, जल्दी से मेरे मेंशन आ जाइए। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। दानिश बालकनी से बाहर आकर सीधा रूम में चला जाता है और किचन में जाकर रुकता है, जहाँ आयशा जी काम कर रही थी। दानिश, आंटी, कृषि मेरे रूम में है, उसके कपड़े चेंज कर दीजिए। थोड़ी देर में डॉक्टर उसे चेक करने आ रही हैं। आयशा जी जैसे ही ये सुनती है वो भागकर ऊपर दानिश के रूम में चली जाती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं और किसी को चेक करने लगते हैं, और दानिश को बोलते हैं कि किसी मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है, इसलिए उसका खास ख्याल रखें, उनके खाने पीने का भी ठीक तरीके से ख्याल रखें। दानिश हाँ बोलता है और डॉक्टर को बाहर तक छोड़ देता है। डॉक्टर को बाहर छोड़ने के बाद दानिश रूम में आता है, जहाँ आयशा जी ने अब तक किसी के कपड़े चेंज कर दिए थे। वो किसी के सिरहाने बैठकर उसके सर को सहला रही थी। दानिश उन्हें एक नज़र देखता है और बाहर जाने लगता है। तभी आयशा जी उसे रोकते हुए, रुकिए सर। दानिश रुक जाता है, मगर मुड़कर नहीं देखता है। वहीं आयशा जी आगे आकर कहती हैं, आयशा जी, मैंने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दानिश, सब सही ही चल रहा था, लेकिन अपनी प्यारी बेटी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो भाग गई। आयशा जी प्लीज़,
उससे आराम से बात करिए। उसके साथ इन दिनों इतना कुछ हुआ है कि वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रही है। दानिश कोशिश करूँगा। आयशा जी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दानिश एक खाली कॉपी और कुछ कलर्स और पेंसिल लेकर वहीं रूम में आ जाता है जहाँ किसी सो रही थी। वहीं पास में रखे हुए चेयर टेबल पर जाकर दानिश बैठ जाता है और कुछ ड्राइंग्स करने लगता है। उसकी बार बार नज़र किसी पर जा रही थी कि कहीं वो जाग तो नहीं गई, लेकिन वो नहीं जागी। सुबह के 8 बजे, अभी कुछ समय पहले ही दानिश की आंख लगी थी कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। उसकी आंख तुरंत खुल जाती है। वो उठकर देखता है तो किसी सामने बेड पर बैठी थी जो शायद पानी का गिलास उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो गिलास गिर गया। दानिश उठकर किसी के पास आ जाता है। दानिश को अपने करीब आता देखकर किसी बुरी तरह डर जाती है और बेड के पीछे की ओर खिसकने लगती है। दानिश जैसे ही किसी को डरते हुए देखता है तो उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। इसकी वजह ही वो था। दानिश वहीं रुक जाता है और बहुत ही हल्की और प्यारी आवाज में कहता है, रिलैक्स, मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। किसी कुछ नहीं कहती और अपना सर अपने घुटनों में छुपाकर रोने लगती है। वहीं दानिश बड़े अजीब तरीके से उसे देखने लगता है, क्योंकि उसने तो अभी कुछ नहीं किया। तो फिर तो फिर रो क्यों रही हो? और उसे तो ये भी नहीं पता कि एक लड़की को चुप कैसे कराया जाता है। वो अभी भी अपनी जगह खड़ा था और सोच रहा था कि वो क्या करे, यहाँ से चला जाए या यहीं खड़ा रहे या इस लड़की के पास जाकर उसे चुप करवावे। पहली बार लाइफ में उसे इतनी दिक्कत हुई थी किसी डिसीजन को लेने में। वो धीरे धीरे कदमों से किसी के पास जाता है और आराम से बेड पर बैठ जाता है। किसी अभी भी अपना सर घुटनों में घुसाकर रो रही थी। दानिश आगे बढ़कर, सुनो, देखो। किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। दानिश अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। दानिश हल्के से किसी के कंधे पर हाथ रखता है तो किसी अचानक से पीछे की ओर खिसक जाती है, जिस वजह से वो बेड से गिरने ही वाली थी कि दानिश ने उसके शोल्डर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया, जिसे किसी दानिश के चेस्ट से जा लगी। दानिश किसी के बालों को सहलाने लगता है। वही किसी बहुत डर रही थी दानिश के करीब होने से। वो हल्का हल्का कांपने भी लगी थी, जिसे दानिश बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहा था। दानिश किसी को ढंग से बेड पर बैठाता है और बगल वाले टेबल से दूसरा गिलास उठाकर उसमें पानी डालता है। उसके बाद किसी को पीने के लिए दे देता है। किसी कुछ नहीं कहती और पानी पी लेती है। किसी पानी पीकर ग्लास साइड में रखने लगती है कि दानिश उसे गिलास लेकर टेबल पर रख देता है। किसी अभी भी सहमी सी बैठी थी। वहीं दानिश उसके छोटे से चेहरे को गौर से देख रहा था। रोने की वजह से उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। वो काफ़ी क्यूट लग रही थी, जिसे देख दानिश मन ही मन खुश हो रहा था। तभी दानिश को कुछ याद आता है और किसी को देखकर कहता है, सॉरी। किसी उसे अजीब नज़रों से देखने लगती है। दानिश, ऐसे मत देखो, मैं सच में सॉरी बोल रहा हूँ, और जो कुछ भी अभी तक हुआ है उस सब के लिए सॉरी। किसका? क्या ये आपका कोई नया प्लान है? दानिश, यार ये कोई प्लान नहीं है, ये सच्चाई है। आई एम सॉरी। और वैसे भी मैं किसी को सॉरी नहीं बोलता, तुम्हें बोल रहा हूँ, इसका शुक्र मनाओ। किसका? आपने गलती की है इसलिए आप सॉरी बोल रहे हैं। दानिश, हाँ तो जो भी, सॉरी तो बोल रहा हूँ ना। किसका? आप सॉरी बोल रहे हैं या एहसान जता रहे हैं? दानिश, अभी तो तुम कितना डर रही थी, अब डर चला गया क्या? किसका? आ मुझे भूख लगी है। दानिश, फ्रेश हो जाइए, नीचे आपको खाना मिल जाएगा। किसका? हाँ। कुछ देर बाद किसका ड्रेस पहनकर नीचे आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। अभी तक दानिश नहीं आया था, इसलिए किसी भी सर्वेंट ने खाना सर्व नहीं किया था। वहीं किसी बैठी थी और बहुत ही इरिटेट सा फेस बनाकर दानिश का वेट कर रही थी, क्योंकि उसे जोरों की भूख लगी थी। तभी किसी के कानों में कुछ आवाज़ पड़ती है जो कि दानिश की ही थी। वो सर्वेंट से थोड़ा गुस्से में बोल रहा था कि अभी तक खाना सर्व क्यों नहीं किया। किसी सामने नजर उठाकर देखती है तो दानिश खड़ा था, जिसका फेस नॉर्मल था मगर बोलने की टोन थोड़ी हाई थी। वो थोड़ा गुस्से में था, लेकिन उसका ये गुस्सा काफी सूट कर रहा था उसकी पर्सनालिटी पर। किसका? ये तो कैजुअल में ही है, क्या इन्हें आज ऑफिस नहीं जाना क्या? दानिश डाइनिंग टेबल के पास आकर किसी के बगल वाले चेयर को पीछे की ओर खिसकाता है और उसी चेयर पर बैठ जाता है। किसी को डर तो नहीं लग रहा था दानिश से, क्योंकि फिलहाल उसके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन ही थे। सर्वेंट्स ने जल्द ही उन दोनों को खाना सर्व किया और जाकर अपनी जगह खड़े हो गए।
किसी आराम से खाना खा रही थी। वहीं दानिश हर एक बाइट के बाद किसी को देख रहा था। शांति को भंग करते हुए दानिश का फ़ोन बजा, जो कि दानिश की पॉकेट में ही था। दानिश ने फ़ोन निकाला और तो देखा कॉल आईडी पर ईशा नाम फ्रेश हो रहा था। ऋषि अभी भी अपना ब्रेकफास्ट ही कर रही थी। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया दानिश के फ़ोन पर। वहीं दानिश ने फ़ोन को म्यूट करके वापस से ब्रेकफास्ट करने लगा। कुछ देर बाद दोनों का ब्रेकफास्ट हुआ और दानिश कार की कीज लेकर के बाहर निकल जाता है। वहीं किसी उसे जाता हुआ देखती है और बाहर गार्डन में जाकर झूले पर बैठ जाती है। कृषि मन में मुझे लगता है मैंने शादी ही गलत आदमी से कर ली। इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है। पता नहीं मेरे इंस्टा अकाउंट का क्या हो रहा होगा। कितने मैसेजेस आ रहे होंगे उस पर। हाय, आई मिस माई ओल्ड डेज। कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ। मैं मम्मा पापा सब कुछ था। मगर अब देखो सब कुछ तबाह हो गया। मेरी लाइफ को अब एक अय्याश माफिया कंट्रोल करेगा। मुझे तो घिन आती है उस आदमी से, उसके हर एक चीज़ से, खासकर उसके कमरे से। ना जाने कितनी लड़कियों का रेप किया होगा उसने वहाँ। किसी अभी अपने ख्वाबों की दुनिया में ही थी कि अचानक से काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगती। तभी एक सर्वेंट वहाँ गार्डन में आ जाता है। सर्वेंट, मैडम आप अंदर चलिए, बाहर बहुत स्टॉर्म आ रहा है। किसी मन में मेरी ज़िंदगी में भी स्टॉर्म ही आया हुआ है। उसके बाद बेमन से अंदर चली जाती है और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अपने खुद के रूम में, ना कि दानिश के रूम में। वहीं दानिश के दूसरे विला में दानिश की कार बाहर रुकती है। गार्ड जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और दानिश बाहर आ जाता है। अभी ईशा ब्रेकफास्ट ही कर रही थी कि तभी दानिश आ गया। दानिश वहीं हाल में लगे सोफे पर बैठ जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो उसे करना नहीं था, इसलिए वहीं सोफे पर बैठकर एक न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। ईशा, हाय दानिश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ ब्रेकफास्ट करो मेरे साथ। आज मैंने खुद खाना बनाया है। दानिश, नहीं ईशा, मैंने घर पर ब्रेकफास्ट कर लिया है। ईशा, तुम्हारी वाइफ कैसी है? दानिश, तुम्हें कैसे पता? ईशा, पहला रीजन, तुमने कभी मेंशन को घर नहीं बोला। दूसरा रीजन, तुमने कभी मेंशन में ब्रेकफास्ट नहीं किया। दानिश, स्मार्ट गर्ल। ईशा, बस आपका सिखाया हुआ ही है सर। दानिश, तो अब मुझे कुछ और बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है शायद। ऑफकोर्स, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कल ही यहाँ से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही हूँ। न्यूयॉर्क क्यों? वहाँ पर मुझे फैशन डिज़ाइनर का 2 साल का कोर्स करना है, इसलिए। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो जस्ट कॉल मी, आई विल। उसी के बाद दानिश कुछ और बातें करता है ईशा से और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं ईशा सोफे पर बैठ जाती है और जहाँ दानिश बैठा था वहीं बैठकर दानिश की खुशबू महसूस करने लगती है। आंखें बंद करके ईशा कहती है, कैसे कहूँ कि तुमसे कितनी मोहब्बत हो गई है, लेकिन मेरे लिए मेरी खुशी से ज़्यादा तुम्हारी खुशी मायने रखती है। वो लड़की बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम मिले। काश वो मैं होती, लेकिन कोई नहीं, मैं अगले जन्म में ट्राई करूँगी। उसके बाद ईशा आंखें बंद करके कुछ पुरानी यादों में खो जाती है, जहाँ वो पहली बार दानिश से मिली थी। एक अंधेरी रात एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मगर उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और ना ही उसे कोई बचाने गया। कुछ देर बाद वो आवाज़ कम हुई और कुछ 6-7 लड़कों ने मिलकर उस 17 साल की लड़की का रेप किया, एक गैंग रेप, और उसके बाद उसे वहीं रोड पर फेंक कर चले गए। कुछ ही देर बाद वहां से एक कार गुजरी जिसमें दानिश था। उस वक्त दानिश एक माफिया के लिए काम करता था। दानिश के ड्राइवर ने कार रोकी क्योंकि सामने एक लड़की रोड पर पड़ी हुई थी। ड्राइवर के कार रोकने पर दानिश ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि सर, वो सामने रोड पर एक डली है, शायद एक्सीडेंट हुआ है। दानिश कार से उतरता है और बाहर जाकर देखता है तो एक लड़की वहां रोड पर पड़ी हुई है, जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। दानिश उसकी हालत समझते हुए अपना कोट उतार कर उसके ऊपर डाल देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर कार में लिटा देता है। कुछ ही देर बाद दानिश अपने विला आ जाता है। दानिश ईशा को एक रूम में ले जाता है। तब तक कुछ डॉक्टर्स आ चुके थे जिन्हें दानिश ने ही बुलाया था। एक खौफनाक रात बीत गई और सुबह हुई। उस रूम से सारे डॉक्टर्स बाहर आ गए। डॉक्टर ने, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन उनके साथ गैंग रेप हुआ है और फर्स्ट टाइम होने की वजह से उन्हें बहुत दर्द है, काफ़ी टाँके आए हैं। डॉक्टर को फिजिकली जितनी भी चोटें थी उनको तो हमने भर दी है, लेकिन हमें नहीं पता कि इस इंसिडेंट का उनके माइंड पर क्या असर पड़ेगा। पता नहीं उठने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेंगी। दानिश, ठीक है, फ्लैशबैकिंग।
ईशा ये सब सोचते सोचते लगभग रोने ही लगी थी। उसका डेंजरस पास्ट जिससे वो आज तक नहीं उबर पाई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।